नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके सामने सीटेट की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। सीटेट की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम 5 जुलाई को बता रहे हैं। तो अभी तक तो CBSE ने यही नोटिफिकेशन दिया है कि सीटेट होने वाला है। तो मैं हिंदी और हिंदी शिक्षा शास्त्र और चाइल्ड डेवलपमेंट और इनकी पैडा है ना, तो इनको मैं पहले आपके लिए लोड कर रही हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो सके। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली आप लोगों के लिए CDP की कम से कम एक टॉपिक आपका डालते जाऊँ। मैं पूरी डिटेल में ही पढ़ा रही हूँ, आपको कोई शॉर्टकट नहीं पढ़ा रही हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ा रही हूँ। बट आपके लिए ईजी होगा कि अगर आप दिन भर में इन वीडियोज़ को देखोगे ही, कुछ आपको लिखने या रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखते रहोगे तो भी दिमाग में बैठ जाएगा कि हमें क्या है। क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे कि अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो आप क्वेश्चन कैसा भी कवर कर सकते हो। लास्ट क्लास में हमने बात किया था, एस्पेक्ट्स बात की थी इसमें कि कौन कौन से पक्ष होते हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। और आज हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो है फैक्टर्स। मतलब फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स का मतलब होता है कारक। जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई हमारे आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें प्रभावित करती हैं। देखो, प्रभाव दो तरीके का होता है, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बट याद रखना कि प्रभाव सेम होता है, इट डिपेंड कि वो कैसे प्रभाव डाल रहा है। जैसे मान लो किसी चीज़ में कोई असर जो कर रहा है शायद वो नेगेटिव हो सकता है, तो किसी चीज़ में वो पॉजिटिव हो सकता है। एग्जाम्पल, मान लो किसी दुबले के लिए ज़्यादा खाना एक अच्छा प्रभाव दे सकता है, एक अच्छा कारक बन सकता है ज़्यादा खाना। बट एक मोटे के लिए ज़्यादा खाना नुकसानदायक हो सकता है। तो मतलब कारक तो वही होते हैं पर उनका प्रभाव जो होता है वो सकारात्मक और नकारात्मक होता है। इसका मतलब हमारे पास कोई कारक पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते हैं, कारक हमेशा एक ही होते हैं। बट उनका जो प्रभाव होता है, जो इनका इफेक्ट होता है, वो डिपेंड करता है कि सामने वाले पर पॉजिटिव डाल रहा है या नेगेटिव डाल रहा है। तो आज हम कारक पढ़ रहे हैं और ये डिपेंड करेगा कि किस इंसान के लिए वो पॉजिटिव है तो किस इंसान के लिए नेगेटिव है। जैसे एग्जाम्पल, वातावरण तो वातावरण है ना, बट अगर वो वातावरण किसी व्यक्ति के लिए शिक्षित रूप में या शिक्षा देने के लिए अच्छा है, उसे खाने पीने दे रहा है, उसका एनवायरनमेंट हेल्दी है, फ्रेश एयर है, पॉल्यूशन से फ्री है, तो वो एक पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है उस इंसान के शरीर पर, तो उसका ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा। बट अगर मान लो वही वातावरण, अगर वातावरण चेंज कर दिया जाए और अगर किसी नॉर्मल इंसान के ऊपर ज़्यादा गर्मी हो, है ना, खाना पीना अच्छा ना हो, पॉल्यूशन ज़्यादा हो, तो वो भी तो वातावरण ही है ना, बट वो दूषित है, उसका प्रभाव जो पड़ रहा है वो नेगेटिव पड़ रहा है। तो ध्यान रखोगे, कारक पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते हैं, कारक का प्रभाव डिपेंड करता है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें प्रभावित करते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हेरिडिटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड करती है। तो शॉर्टकट बोला जाए तो एक इन्वायरमेंट है और एक वंशानुक्रम, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी जो कि उसके इंटरनल प्रोसेस को ग्रोथ करती है और इन्वायरमेंट उसके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पोर्शन को क्या करती हैं, आधारित होती हैं। इसका मतलब कह सकते हैं कि दोनों ज़रूरी है। एग्जाम्पल, मेरा शरीर का आकार, रंग, रूप, मेरे जो भी इंटरनल प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं जेनेटिक प्रभाव से ग्रसित है। इसका मतलब जो भी प्रभाव देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं वंशानुक्रम है। बुद्धि भी वंशानुक्रम का प्रभाव लेती है। इसका मतलब इंटेलिजेंस पर भी हेरिडिटी का इफेक्ट पड़ता है। आपके रंग रूप पर, आँखों के बोलने चालने का तरीका, आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर, आपकी मेंटालिटी, आपकी थिंकिंग पर भी आपकी हेरिडिटी का इफेक्ट पड़ता है। बट अगर आपको अच्छे इन्वायरमेंट पे रखा जाए तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है और इन्वायरमेंट का इफेक्ट आप पर ज़्यादा पड़ जाता है। कई रिसर्च किए गए हैं, उस आधार पे ये बात कही गई है कि इन्वायरमेंट का होना अच्छा ज़रूरी है। जेनेटिक तो ठीक है 80%, कई लोग कहते हैं कि 80% इफेक्ट पड़ता है, तो कई लोग कहते हैं कि वंशानुक्रम का 50% प्रभाव पड़ता है। अभी तक मतभेद है, कहीं भी कोई गारंटी से नहीं बोला गया कि कितना इफेक्ट पड़ा जाता है। इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन। किसी किसी में जेनेटिक का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है तो किसी किसी में वातावरण का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। चलो, तो वंशानुक्रम एक सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी इंसान की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। मेरी हाइट, मेरा हेल्थ, मेरी लेंथ, मेरी इंटरेस्ट, ये सब किस पे बेस्ड है? ये आपकी हेरिडिटी पे बेस्ड है।
कि आप कैसे जेनेटिक माहौल से हैं और आपका इंटरेस्ट क्या है। कई बार देखा होगा कि सिंगर के बच्चे जो है सिंगिंग कर रहे हैं, डांसर के बच्चे डांसिंग कर रहे हैं, तो कभी अपोजिट भी देखने को मिलता है कि जैसे अमिताभ बच्चन का अगर बेटा बोले अभिषेक बच्चन, तो अमिताभ बच्चन इतने फेमस एक्टर हैं पर अभिषेक जी नहीं हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका, जितेंद्र की बात करें तो हम लोग उनके बेटे की बात कर सकते हैं, तो बहुत अलग अलग फ़र्क है। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये हैं, बट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी डेवलपमेंट के लिए। इन्वायरमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चा जैसे माहौल में रहता है, बच्चे की सोच समझ, उसकी थिंकिंग, उसका रहन सहन, उनका खान पान और उसका जो बिहेवियर है वो उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाता है। एक ही माता पिता के 2 बच्चे हैं, दोनों ही जुड़वा हैं, परंतु एक को शहर में रखा गया, एक को गांव में रखा गया। दोनों में सेम बुद्धि है, सेम जीन्स है, सेम इंटेलिजेंस है, सब कुछ इक्वल है, फिर भी दोनों के व्यवहार में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट उस पर फैक्ट है। उसका जो बिहेवियर है वो एक शहर की तरह है और उसका बिहेवियर जो है एक गाँव की तरह है। ये इंटेलेक्चुअल वर्क करता है, ये फिजिकल वर्क करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा हो, बट जो रिसर्च किए गए हैं उस आधार पर बताया गया है कि हेरिडिटी से ज़्यादा इफेक्ट इन्वायरमेंट का देखने को मिलता है। इसीलिए करिकुलम के अंतर्गत स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक दोनों तरीके के इन्वायरमेंट को क्रिएट किया गया है, शैक्षिक और सहशैक्षिक। शैक्षिक के अंतर्गत बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास किया जाता है, जबकि सहशैक्षिक को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है, लाइक फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, है ना, या फिर और भी इमोशनल है, मोरल है, इन सब पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद हम लोग न्यूट्रिशन की बात करेंगे, पोषण की बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन ज़रूरी है बॉडी को। कहता है कि जितना अच्छा आपको खान पान दिया जाएगा आपका ग्रोथ उतना अच्छा होगा। इसीलिए आंगनबाड़ी में, मिड डे मील स्कूल में, और सरकार ने पता नहीं कितने ही ऐसे आंदोलन चलाए हैं, कितने ही ऐसे वो पॉलिसीज़ चलाई हैं जिसके अंतर्गत कहा गया है, प्लानिंग जो आप सुने होंगे प्लान्स, तो इनके अंतर्गत हम बच्चों को फूड देते हैं, एक अच्छा संतुलित आहार देते हैं, जैसे कि बच्चे के अंदर क्या होता है वो सारी चीज़ें कमी दूर हो जाती हैं और उनका ग्रोथ एक प्रॉपर हो जाता है। अगर ग्रोथ अच्छा होगा तो धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। कुपोषण से जो शिकार बच्चे हैं उनका अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। चलो इंटेलिजेंस एंड नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। इंटेलिजेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करने में बुद्धि भी बहुत बड़ा हाथ रखती है। जिसकी बुद्धि जितना ज़्यादा काम करती है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उतना ज़्यादा होता है। पर ध्यान रखोगे जहाँ बुद्धि का प्रयोग नहीं होता है वहाँ ग्रोथ पर भी इफेक्ट पड़ता है और डेवलपमेंट पे तो ही पड़ेगा ही। जेंडर, हमारा जो है भारतवर्ष की बात करें, अगर देश की बात करें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आज भी जेंडर डिफरेंस देखने को मिलता है। ये जो जेंडर डिफरेंस है ये कहीं ना कहीं बच्चे की ग्रोथ पर भी इफेक्ट करता है और डेवलपमेंट पे भी। जैसे कि मीन्स अगर बात किया जाए तो लड़की है तो उसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, लड़का है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। लड़के को ग्लास भर कर दूध देंगे, लड़की तो चलो जो बचा है वो खा लेगी, है ना। उसे अच्छे ट्यूशन में, बॉयज़ है तो अच्छे ट्यूशन देंगे, अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, अच्छा कपड़ा देंगे, अच्छे घुमाने ले जाएंगे और अच्छी चीज़ों से उसे मतलब पालन पोषण करेंगे। और लड़की है तो उसका पालन पोषण नॉर्मल, हाँ ठीक है तू काम कर, तू जैसी है वैसे, है ना, चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जेंडर डिफरेंस के कारण भी हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखने को मिलता है फर्क। लड़के मिलते हैं बिल्कुल हट्टे कट्टे और लड़कियां मिलती हैं बेचारी सूखी सी, है ना। तो यहाँ पे बैलेंस डाइट अभी मैंने बताया था, ये किसका पार्ट है, ये न्यूट्रिशन का ही पार्ट है, बैलेंस डाइट। अच्छा, बर्थ ऑर्डर भी इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फैक्टर, क्योंकि कई बार देखा गया है कि कुछ माता पिता की जो पहला बच्चा होता है उसको तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बहुत ज़्यादा अटेंशन दी जाती है, अच्छा खाना, अच्छा इन्वायरमेंट, बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत लव कर रहे हैं। बट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और धीरे धीरे अगर किसी के 6, 7, 8, 9, 10 हैं तो उन्हें ये भी नहीं पता होता कि बच्चे घर आए हैं या नहीं आए हैं या कहाँ हैं, है ना। रात को गिन के सुलाना पड़ता है कि हाँ भैया ये बच्चे आ चुके हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट है भारत में बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि
पहला दूसरा तक तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, पर उसके बाद धीरे धीरे अच्छा ठीक है, पढ़ा है, खा लेगा, नहा लेगा, पहन लेगा, बीमार है, ठीक है, हो जाएगा। पर पहला है तो उसको लेके घूम रहे हो आप डॉक्टर के पास, पर चौथा पांचवा है तो चलो अरे इन लोगों का तो रोज का काम है। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या है, बर्थ ऑर्डर भी इफेक्ट करता है हमारे किसको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। अच्छा, उसके बाद डिसीज एंड एक्सीडेंट भी हमारा, अच्छा ये कोई बाय बर्थ भी हो सकती है। जैसे अगर डिसीज की बात करूँ तो कोई भी बीमारी जो है, जैसे सांस की बीमारी, दिल में बीमारी होना, दिल में छेद होना, या फिर और भी कई बीमारियां हैं जो बाय बर्थ हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बीमारियां भी कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, जैसे पोलियो हमारे भारत में अब नहीं है, पर पोलियो के जो ग्रसित बालक थे कहीं ना कहीं वो पिछड़े रह जाते थे। और भी बाय बर्थ बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, डिसीज है, जिसके कारण बच्चे का कहीं ना कहीं ग्रोथ रुक जाता है और वो डेवलप नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ सडनली भी हो सकता है, कोई अचानक किसी बच्चे को बीमारी हो जाना, कोई एक्सीडेंट हो जाना, हाथ पैर का चला जाना, आँख का चला जाना, तो क्या होगा, बच्चा उसके कारण भी कहीं ना कहीं पिछड़ा रह जाता है। इसके बाद स्कूल और करिकुलम, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बच्चा जो है जन्म से तो परिवार में रहता है, समाज में रहता है, सोसाइटी में रहता है, बट वो सबसे ज़्यादा डेवलप और ग्रोथ कहाँ करता है, वो स्कूल में करता है। क्योंकि घर से जितना भी उसे इन्वायरमेंट मिलता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट हम उसे 6 से 7 घंटे स्कूल में देते हैं। इसका मतलब हम कोशिश करते हैं कि वो 6 से 7 घंटे में उसे ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए कि जो उसके माता पिता या परिवार नहीं दे पा रहे वो हम दें। कहते हैं ना कि अगर बच्चे को सही गाइडेंस, सही काउंसलिंग और सही गुरु मिल जाए तो उसकी लाइफ बन जाती है। तो यहाँ स्कूल में है, मैं ऐसा करिकुलम तैयार कर रहे हैं जहाँ पे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें। किस आधार पे करें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पे करें, और कैसे करें, चाइल्ड सेंटर को ध्यान में रखते हुए करें। हम अपने अकॉर्डिंग बच्चे पे ना थोप कर बच्चे के अनुसार शिक्षण करें। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा कॉन्सेंट्रेशन किस पर है, हमारा बच्चे पर है, कि बच्चे को कैसे ग्रोथ करना है। तो ग्रोथ करने के लिए भी हम लोग मिड डे मील प्रोसेस चला रहे हैं, एक्सरसाइज करा रहे हैं, योगा करा रहे हैं, पीटी करा रहे हैं, और कितने सारे स्पोर्ट्स और गेम्स करा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग उनको अच्छे डाइट, बैलेंस डाइट के बारे में भी बता रहे हैं, सरकार की तरफ से मुहैया भी करवा रहे हैं। फिर अगर बात करते हैं हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट की, ग्रोथ की, तो डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। डेवलपमेंट में कैसे उन्हें एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें अच्छे गाइड टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बैलेंस कर रहे हैं कि बच्चे का ग्रोथ भी अच्छा हो और डेवलपमेंट भी अच्छा हो, क्योंकि स्कूल ड्यूरेशन में ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपके जो है इक्वलेंट चलती है। उसके बाद तो फिर क्या आता है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और डेवलपमेंट आगे की तरफ बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं हम लोग समाज और परिवार। समाज और परिवार एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये थोड़े से आपको कम से लगेंगे बट है इंपॉर्टेंट बेटा। समाज और परिवार का मतलब है कि कहीं ना कहीं परिवार का दृष्टिकोण इंसान को ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में इफेक्ट करता है। जितना अच्छा परिवार का इन्वायरमेंट होगा, हेल्दी होगा, एक दूसरे की मदद करने वाला होगा, अच्छा कंडीशन होगी, तो बच्चे का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है और डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। इसका मतलब समाज और परिवार दोनों ही इंपॉर्टेंट है बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इसमें से समाज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समाज का नजरिया जो है वो बच्चे को एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, और परिवार जो है बच्चे को सपोर्ट करता है, गाइड करता है और काउंसलिंग करता है। संस्कृति सभ्यता भी कई बार हमें प्रभावित करती है। कोई संस्कृति कहती है कि महिलाओं को ध्यान ना दिया जाए, तो कोई संस्कृति कहती है कि महिलाएं पूजनीय हैं। तो कहीं ना कहीं संस्कृति और सभ्यता भी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। इसके बाद देश और सरकार, आप समझते ही हो, देश और सरकार जितनी अच्छी होगी उस देश के लोगों का विकास भी उतना अच्छा होगा। आज हमारी शिक्षा को चलाने वाला कौन है, सरकार, है ना। इसका मतलब हमारी शिक्षा कितनी अच्छी होगी, उसमें क्या फैसिलिटीज़ होंगी, क्या करिकुलम होगा, क्या कंडीशंस होंगी, क्या फैमिली इन्वायरमेंट क्या होगा, सोशल जो हमारी सर्विसेज हैं वो क्या होंगी, कौन डिसाइड करता है, सरकार डिसाइड करती है। परिवार एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकती है, पर उसे ज्ञान, शिक्षा, एजुकेशन, गाइडेंस ये सब कौन देता है, स्कूल देता है। और स्कूल को कौन मेंटेन करता है, सरकार। इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारा मेन है, जो मेन बेस है वो गवर्नमेंट है। इसीलिए हम लोग बहुत डिसीजन लेकर वोटिंग करते हैं और एक अच्छा लीडर चूज करते हैं जो हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके, एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, है ना। अब देखते हैं अनुशासन और विधियाँ। एक इंसान को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए बाहर के फैक्टर तो हैं, बट खुद का डिसिप्लिन भी है। आज सीटेट के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर सीटेट के लिए आप लोगों ने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया और सही मेथड का इस्तेमाल नहीं किया तो आप कितना भी पढ़ लो कोई फ़ायदा नहीं है। एजुकेशन
कहता है या एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए एक इंसान के पास स्ट्रैटेजी का होना ज़रूरी है। इसका मतलब खाली आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने से कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको सही तरीके से पढ़ने की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा पढ़कर पास नहीं होते, उसे रट्टाफिकेशन कहते हैं, और वो बहुत सारा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। ज्ञान उतना ही लो जितना ज़रूरी है। जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे याद करने हैं या लर्न करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप में एक डिसिप्लिन मेंटेन करोगे। इट मीन्स मुझे इतना सब्जेक्ट में, इतने सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम चाहिए, मुझे मॉर्निंग में उठना है, मुझे मैथ्स करना है, हिंदी करना है, इंग्लिश करना है या CDP करना है, मुझे डेली रात को सोने से पहले एक पेपर करके सोना है, या फिर मैं डेली इंग्लिश के वोकैब में याद करूँगा या हिंदी के क्वेश्चंस करूँगा, या फिर और भी बहुत सारी डिसिप्लिन है, अनुशासन है। उसी तरीके से आपकी विधियाँ, मेथड, क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हो आप, वो टेक्निक भी बहुत ज़रूरी है, इफेक्ट करती है इंसान की लाइफ में। तो किसी को इंसान को सक्सेस करना है, ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, क्योंकि हम अभी डेवलप करने के स्टेज में हैं, हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, हम एक टीचर के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं इन फ्यूचर। सीटेट क्वालिफाई करने के बाद हम एलिजिबल होना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी क्या है मेरी, मैं क्या अनुशासन, क्या डिसिप्लिन पालन करूँ, मैं कब सोकर उठूँ, कब पढ़ूँ, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। और क्वारंटाइन के अंतर्गत तो आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, एजुकेशन बहुत अच्छी ले सकते हो। तो यहाँ पे डिसिप्लिन और मेथड आपको क्या करता है, मेंटेन करता है और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको मदद करता है। रुचियाँ, अभिवृत्ति बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, जैसा इंटरेस्ट होता है, जैसा एप्टीट्यूड होता है, इंसान वैसे ही लर्निंग करता है। संवेग, इमोशंस, कई बार हाइपर इमोशंस बच्चों को ग्रोथ और डेवलपमेंट करने से, देखो वो तो बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है, हमेशा रह करते रहता है, हमेशा नाक मारता रहता है, इसका मतलब क्या है कि उसको अपने आप से कहीं ना कहीं इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तो टीचर, फैमिली, सबका क्या फर्ज बनता है कि उस बच्चे के इमोशंस को कंट्रोल करना, राइट टाइम पे उसको यूज़ करने के लिए गाइड करना, हर टाइम उसको इरिटेट ना करना या परेशान ना करना, या तू ऐसा ही है या वो ना बोलकर उसे कोऑपरेट करना, समझाना, गाइड करना, लव करना, प्यार करना। कहते हैं कई बार ये डायलॉग्स आते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बट अब गया वो ज़माना, अब क्या है, आपको बातों से ही मनाना है, प्यार से ही मनाना है। बिकॉज 2009 में जो RTE एक्ट आया है उसके अंतर्गत आप बच्चों को दंड और कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो उनके इमोशंस को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। प्लस आर्थिक जो स्थिति है इंसान की, एक इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि बच्चे का कितना अच्छा ग्रोथ करेगी। अगर आप इकोनॉमिकल बैलेंस जो अच्छा है, आपके पास पैसा, तो आप अच्छी स्कूल में पढ़ाओगे, अच्छी तरीके से उसे एक्सरसाइज करने भेजोगे, गाइडेंस करवाओगे, आप बहुत अच्छे से खाना पीना दोगे, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दोगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बड़ा आधार है हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में। और जब नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार हमें मदद कर रही है। निर्देश करना, गाइडेंस करना, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे के लिए समय समय पर आवश्यकता के अनुसार उसे गाइड करना, निर्देश करना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई गलत निर्देश और गाइडेंस देगा तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। पर अगर आपको कोई अच्छा गुरु मिल जाए और समय पर आवश्यकता के अनुरूप सही गाइडेंस करे, काउंसलिंग करे, तो आप दो साल की प्रोसेस को 2 महीने में कंप्लीट कर जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं। तो आज मैंने जो फैक्टर्स बताए हैं, ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आप सभी को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में या तो मैं कल ही अपलोड करूँगी आपके लिए, जिसमें मैं आपको इसके आगे के प्रोसेस थ्योरी शुरू करूँगी और अलग अलग तरीके के क्या प्रभाव है, क्या फैक्टर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।